ठंडा करके क्यों रखा है? सन 2018 का ये वो केस है जो अपराध को एक बहुत ही घिनौने स्तर पर ले गया। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम कई केसेस से रूबरू होते हैं, अपराधी पीड़ित दोनों से मिलते हैं, लेकिन ये केस हमारी पुलिस फाइल्स का एक ऐसा केस है जो बहुत ही संगीन और बहुत ही सेंसिटिव है। एक ऐसा अपराध जो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी शांत जीवन में तूफान खड़ा कर सकता है, हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर सकता है। बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना और मार्क्स भी अच्छे से लाना। नेक्स्ट क्लास टीचर ये ना कहे कि आप लोगों को मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। बट मैम, आप हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगी नेक्स्ट क्लास में? वैसे भी शादी के बाद भी आप पढ़ा सकती हो ना। हाँ टीचर, लेकिन हमें आपसे ही पढ़ना है। हाँ टीचर, हमें आपसे ही पढ़ना है। आपसे ही पढ़ना है टीचर। प्रिंसिपल मैडम अभी स्कूल में नहीं है, आप लोग उन्हें आने तो दीजिए। प्रिंसिपल को इतना ही पता होता तो ऐसे घटिया लोगों को काम पे नहीं रखते। बुलाओ उसे बाहर। तुम उसे बाहर बुला दो या हम अंदर जाए। बच्चों, आप ये नोट डाउन करो, मैं अभी आती हूँ। ओके मिस। ये हमें कुछ नहीं सुना। बुलाओ उसे बाहर। हमारे बच्चा ने नहीं पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बेटा विनीत, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। अरे, आपने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया अभी। नाश्ता नहीं करूंगा मैं, जूस पी लिया मैंने। चलो बेटा, कुछ तो खा लेते। बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। मम्मी निधि, साड़ी में मैं ठीक लग रही हूँ ना? अच्छी है ना ये साड़ी? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। सोनाली, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। गुड। निधि, ऑड नंबर। निधि, क्या हुआ? सब ठीक है? एक्चुअली मुझे फीवर जैसा लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। चलो ऑफिस में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैं अकेली चली जाऊंगी, मेरा घर पास ही में। आर यू श्योर? चलो बच्चों, अब ये सब राइट डाउन करो अपनी अपनी नोटबुक में। मैं अभी चेक करूंगी सबका। बोला। जी मैडम जी। निधि कहाँ है? मैडम जी, निधि बेबी तो अभी तक स्कूल से आई नहीं। क्या? आई नहीं अभी तक? मैडम, निधि अभी तक घर नहीं आई। आप प्लीज बता सकती हैं कि कब निकली थी यहाँ से? निधि तो टाइम पर निकल गई थी यहाँ से। थैंक यू। हाँ देवकी, निधि स्कूल से निकल गई थी। तो कहाँ गई होगी और तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कैसे पता होगा सागर? मैंने उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, किसी को कुछ नहीं मालूम है। कोचिंग क्लास में भी कॉल किया था, वो वहां पे भी नहीं गई है। सागर, मुझे बहुत डर लग रहा है।
सर निधि स्कूल से निकल चुकी थी, लेकिन ना वो घर पहुंची ना अपने कोचिंग क्लास में। ऐसा कैसे हो सकता है सर? प्लीज सर कुछ कीजिए आप लोगों ने सब जगह ढूंढा, शायद वो अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो। निधि जहाँ जहाँ भी जा सकती थी हमने सब जगह कॉल करके पूछ लिया है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम पता करते हैं। और मीनवाइल अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो प्लीज हमें बताइएगा। जी सर। माँ बाप के बताए हुए पते पे पूछताछ करो और ये फोटो को सभी हाईवेज और पेट्रोलिंग वैन्स पे फ्लैश करो। सर ये तो वही लड़की है निधि, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट कल रात को उसके पेरेंट्स ने दर्ज कराई थी। इस एरिया से इसका घर और स्कूल दोनों ही पास है। अगर ये स्कूल से वक्त पर निकली थी तो घर क्यों नहीं पहुंची? इतनी देर कर क्या रही थी? सर लगता है इसे देर रात को यहाँ लाकर मारा गया होगा या डंप किया गया होगा। हो सकता है, लेकिन इतना तय है इसका मर्डर इसी एरिया में हुआ और पेरेंट्स ने ठोका। हाँ। हेलो, एक स्कूल जाने वाली लड़की की हत्या शहर के बीचों बीच कर दी गई थी। मामला बहुत ही नाजुक था। हमने बिना वक्त गवाए निधि और उसके परिवार से जुड़े सभी लोगों की जिंदगियों को टटोलना शुरू किया। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, केस जैसे शुरू हुआ था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इस केस में कई छोटे छोटे चक्रव्यूह थे जो हमारे पीठ पीछे एक बड़े भूकंप का माहौल इख्तियार कर रहे थे। मनीषा, हमें सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी क्योंकि इस केस में आला दर्जे के गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। मैं सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी सर। और एक बात का ध्यान रखना, अपने भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना। भरोसा रखिए सर। ठीक है, मैं आती हूँ। सुनो, आज का प्लान ड्रॉप करना होगा, इमरजेंसी है, मुझे अर्जेंटली निकलना होगा। बाय। सर, ये मेरी छोटी बहन और उसके फ्रेंड्स हैं, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। दिखने में तो सब शरीफ घर के लगते हैं, लेकिन रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। आई एम सो सॉरी सर, जो भी फाइन है वो मैं पे कर देती हूँ। ठीक है, 5 मिनट रुके, मैं साहब से सिग्नेचर लेके आता हूँ। दीदी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना। मैंने कुछ पूछा तुमसे? ये सब करने जाती हो तुम कॉलेज? हाँ, और तुम 1000 बार मना किया है मैंने, मेरी बहन से दूर रहने को बोला है ना तुम्हें। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, समझे? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, चलो। दुर्गेश, वो डॉक्टर कह रही थी कि ये समय बहुत अच्छा है माँ बनने के लिए। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी मुझे नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देते, लेकिन मुझे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। हाँ तो दो, जिसे जो कहना है वो कहो, पर मुझे परेशान मत करो। अगर तुमने शादी माँ बनने के लिए की है ना, तो किसी और से शादी कर लेती तो अच्छा होता। मुझे अब नहीं रहता रहा, हमको छोड़ के चली गई।
तुझे उसे वही रोक लेना चाहिए था, कम से कम उसकी जान तो बच जाती न था। कहाँ रह गई थी? वो मैंने इसे बुला लिया था डिनर पर, तो बस इसीलिए लेट हो गए। चलो अब अंदर। ये आदमी इस घर में क्या कर रहा है? मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम्हारी शादी की बात करने आया हूँ। शादी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और आप कौन होते हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? आपको कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? बाप हूं मैं तुम्हारा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटी रात रात भर घर से बाहर रहती है, शादी नहीं कर रही है। अरे बेइज्जती होती है मेरी। आपने बाप वाला ऐसा कौन सा फर्ज निभा लिया जो बेइज्जती होती है आपकी? बस कीजिए प्लीज। दीदी चुप हो जाओ। पापा प्लीज जाने दीजिए। अब तू भी उसकी साइड ले रही है। तुझे बिना ये बिगाड़ के रखेगी अपनी तरह। सुन ली अपनी लाडली की बातें? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। देख लेना एक दिन नाक कटवा के रहेगी। पापा चलो आप यहाँ से। बस माँ, आपको उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे नहीं करनी है शादी वादी यार, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ। आप प्लीज जाके उन्हें संभालिए। इन दिनों आपने किसी को निधि का पीछा करते या फिर उस पर नजर रखते हुए देखा था? नहीं मैम। तो स्कूल में किसी लड़के से या टीचर से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं मैम, हमारे स्टूडेंट और स्टाफ में कोई ऐसा नहीं था जो निधि को पसंद नहीं करता हो। वो एक ब्रिलियंट लड़की थी। फिर निधि के बिहेवियर में कुछ अजीब नोटिस किया हो? हाँ मैम, कुछ दिनों से निधि का बर्ताव बदला हुआ लग रहा था। वो उदास रहने लगी थी और पिछले 10 दिनों में वो 2 दिन स्कूल भी नहीं आई थी। और अभी 2 दिन पहले अचानक उसके स्कूल में तबीयत बिगड़ गई थी और वो छुट्टी लेकर 11 बजे ही घर चली गई थी। मुझे सुबह जैसा लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। ओके। और हाँ, वो स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाते थे। अब अगर वहाँ कुछ हुआ हो तो हम नहीं कह सकते। यस मैम, निधि पिछले 10 दिनों में 3 दिन कोचिंग क्लासेस नहीं आई है। मैंने उससे पूछा भी था तो उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल नहीं आऊंगी। रिश्तों के बारे में पता करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो। बहुत सारी बातें जो है घर वालों से पहले मोहल्ले वालों को पता चल जाती है। ये क्या बात हुई? आपका बेटा चित्रा से कह रहा है कि दूसरी शादी कर ले और आप चित्रा से बच्चे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरे नहीं समधी जी, जरूर पति पत्नी में कुछ कहा सुनी हुई होगी और आपकी बेटी घर की हर बात बताएगी और आप इस तरह लड़ने चले आएंगे। ये क्या बात हुई? मैं हूँ यहाँ पर, अभी इन लोगों का नया रिश्ता हुआ है, थोड़ा समय देते हैं इन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ समधन जी, आप ही लोग बच्चे की रट लगाए बैठे हैं और आप ही लोग समय देने की भी बात कर रहे हैं। इसमें चित्रा क्या करे? निधि बड़ी प्यारी बच्ची थी। जो बच्ची अपना खाना दूसरे को खिला सकती है, अपना खिलौना दूसरे को दे सकती है, ऐसी बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है? हाँ, सागर को अपने पैसे का थोड़ा घमंड था, लेकिन निधि में ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने कहा कि सागर को पैसों का घमंड था, क्या उसका कोई दुश्मन हो सकता है? तो दुश्मनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं थी। और ये बात आपको कैसे पता चली? मेरे नौकर ने बताया। वो सागर का नौकर भोला का दोस्त है, आपस में एक दूसरे घर की कहानी बताते रहता है। मैडम,
साहब और मेम साहब ऐसे ही है। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि साहब और मेम साहब आपस में झगड़े नहीं हो। किन बातों पे झगड़ा होता था? देवकी, तुमने आज जो तमाशा किया ना वो गलत है। अच्छा, मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो गलत है और जो तुम कर रहे हो वो सब सही है। क्यों जिम में बिजी रहते हो? यही बोलते हो ना तुम? बीवी और बच्ची से बात करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास क्योंकि तुम निहारिका के साथ बिजी रहते हो। और यही सब करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? तुम्हारा ये जो पागलपन है ना तुम अपने पास ही रखो। पर तुमसे बात करना बेकार है यार। क्या? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। मैडम, किसी दूसरी औरत के कारण झगड़े होते थे। बाद में झगड़ा इतना बढ़ गया था कि साहब और मेम साहब अलग अलग सो रहे थे। इन झगड़ों का बुरा असर निधि पर पड़ रहा था। वो उदास रहने लगी थी। निधि आज लेट हो गई? वो मुझे कुछ नोट्स कंप्लीट करनी थी इसलिए स्कूल में देर हो गई। भोला, जी मैम साहब। निधि के लिए खाना गर्म कर दो। जी। इस माहौल से बचने के लिए मेम साहब ने निधि के मासी के पास उसको छोड़ दिया। कितने दिन पहले की बात है ये? यही कुछ 1 महीने पहले की बात है मैडम। कहाँ रहती है निधि की मौसी? संता नगर। क्या यही है दीप्ति की बहन का घर? सर पता तो यही बताया। प्रिया बेटा तुम अंदर जाओ। जी सर, 15 दिन से निधि यहीं पर थी। प्रिया से उसकी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छे से रहती थी वो यहाँ। पर फिर दीदी का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो निधि को लेकर जाएंगे। पर निधि तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। मासी, मुझे नहीं जाना है मम्मी के साथ, मुझे यही रहना है आपके पास। इधर आओ बेटा, बैठो। निधि सब ठीक हो गया है वहाँ, और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम आएंगे ना तुमसे मिलने वहाँ। मासी, मैं हमेशा के लिए यही नहीं रह सकती क्या? मम्मी, निधि दीदी को यहीं रख लो ना। काश मेरी मम्मी भी आपके जैसी होती। आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और वहाँ मम्मी डैडी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसका मतलब ये बात सच है कि आपके जीजा जी और दीदी के बीच में जो झगड़ा होता था किसी लड़की की वजह से होता था। उस लड़की का नाम पता है आपको? उनके ऑफिस में एक लड़की है, उनकी असिस्टेंट निहारिका। जैसे जैसे उनका पैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ सर, निहारिका नाम की सेक्रेटरी थी, उसे लेकर ऑफिस में झगड़ा हुआ था। तू ही है वो नागिन जो मेरे बसे बसाए घर में जहर फूंक रही है। मैम आप ये क्या कह रही हैं? बताओ मैं क्या कर रही हूँ, बताओ तुझे मैं क्या कर रही हूँ। मुझसे बात करो दीप्ति, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या पर मेरा ऑफिस है ये। इसी में बिजी रहते हो ना तुम, इसीलिए घर देरी से आते हो, थक जाते हो तुम। आज तुम्हें ये फैसला लेना होगा, या तो तुम्हारी जिंदगी में चुड़ैल रहेगी या मैं और निधि। और इस सवाल का जवाब सोच कर घर लौटना, समझे तुम? अफेयर था या नहीं वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। उस दिन के बाद से निहारिका ने ऑफिस आना भी बंद कर दिया। ठीक से करो। मैडम, हॉस्पिटल से फोन आया, निधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस लड़की का सागर के ऑफिस में अफेयर था और देविका का झगड़ा हुआ था, उसने नौकरी छोड़ दिया है। हम उसका नया एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं सर। निधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी शॉकिंग। बॉडी शॉकिंग। एक नाबालिग लड़की के साथ क्या 6 लोगों के सीने में ये केस सिर्फ मर्डर। मैं भी हैरान रह गई सर, इतना ब्रूटल असॉल्ट, वो भी रिपीटेड। एक काम करो, निधि से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। जब तक हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती हमें नहीं पता चल पाएगा कि निधि की लाइफ में क्या चल रहा है। छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। एक बेगुनाह बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अपनी पूरी पुलिस टीम को अलर्ट करो।
इस केस से रिलेटेड सभी लोगों से दोबारा पूछताछ करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल चुका था, क्योंकि अब हत्या के साथ साथ सामूहिक बलात्कार की धाराएं भी जुड़ चुकी थी। अपराध की बर्बरता को देखते हुए एक ही सवाल मन में बार बार उठ रहा था कि निधि कितने दर्द से गुजरी होगी। ऊपर से भी हम पर प्रेशर था और कई सामाजिक संस्थाओं ने इस गंभीर मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। सवाल कई थे और जवाब ढूंढने में हम सरगर्म थे। हमारी पुलिस टीम के अलावा भी हमने इस केस की छानबीन में और लोगों को जोड़ लिया था। एक आम घर की आम लड़की के साथ इतना बड़ा जुर्म एक बहुत बड़े अपराध की दस्तक था, और इस दस्तक को पकड़कर असली अपराधी तक पहुंचना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ कौन ऐसा कर सकता है सर? इसी सवाल का तो जवाब नहीं है आप लोगों के पास। वो स्कूल के बाद कहां जाती थी ये नहीं मालूम आप लोगों को। कोचिंग क्लासेस के बाद कहां जाती थी ये तक नहीं मालूम आप लोगों को। देख लिया आपने, इतना बड़ा अपराध हुआ इसके साथ। और हैरत की बात यह है ये उसके साथ पहले भी होता है। ये तो हमें पड़ोसियों ने बताया कि वो खामोश रहती थी, उदास रहती थी, लेकिन आप लोग को ये तक नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सर, मेरी फूल जैसी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। देखिए, पहले मामला मर्डर का था, अब क्लियर हो चुका है कि मैं आप लोगों से एक वादा जरूर करता हूं कि मुजरिम को हम जल्द से जल्द पकड़ के लेकर आएंगे। सलाम साहब। सलाम। गुड्डू, छोटी मोटी खबरें तो बहुत देता है, लेकिन अब की बार एक बहुत बड़े मिशन पे जाना है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, वो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकालनी है। हो पाएगा तुझसे? हाँ, मनिंदर का नाम तो बताओ साहब, काम हो जाएगा। निधि के घर में निधि से भोला सबसे करीब था, और निधि के गायब होने की खबर भी सबसे पहले भोला ने ही दी थी देवकी को। निधि के माँ बाप एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, शायद इसी का फायदा भोला ने उठाया। हाँ सर, हमारी तहकीकात में और कोई सस्पेक्ट सामने भी नहीं आया है। इस भोला के बारे में पता करो, ये नौकरों से काफी गॉसिप किया करता था, शायद किसी नौकर ने इसके बारे में गॉसिप किया। यस सर। माँ, पापा से कह दीजिए मुझे शादी नहीं करनी है। तो क्या पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगी? हाँ, नहीं करूंगी। क्या बोल रही है तू? पागल हो गई? कुछ भी बोले जा रही है। देख, अगर कोई पसंद है तो बता दे, हम बात करते हैं। अब इसे क्या हुआ है? क्या देख। सुहाना, क्या हुआ है तुझे? हम लोगों को लड़ता देख करके तू रोए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बता क्या हुआ? आयुष से झगड़ा हुआ है? फिर से उसने तुझे कुछ कहा है? बोलना। कुछ नहीं दीदी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। तू सच कह रही है ना? हाँ दीदी, तुम्हारी कसम। हेलो मैडम, अभी एक बात निकल के सामने आई है कि भोला का दूसरे नौकरों से झगड़ा हुआ था। मैडम, पहले भोला और मैं दोस्तों के साथ उठता बैठता था, अभी वो नहीं आते जाते। क्यों? बोलना क्यों? ओके, एक दिन मजाक मजाक में हमारा झगड़ा हो गया। क्या रे बोला, तेरा साहब का अभी भी चक्कर चल रहा है क्या? अरे उनके मामले में मैं नहीं बोलते, वो बड़े लोग हैं। बड़े थे, उनके बेटी भी हो रही है। क्या बोलना क्या चाहता बे? बोलना, हाथ मारता है कि नहीं? हाँ? साइकिल सिखाने के बाद क्या बोल रहा है? आप छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं हमको। क्या बोल रहा था? मैंने तो उसको वही कहा था जो भोला की फितरत थी। कॉलोनी के सब काम वालियों के पीछे वो पड़ा रहता था, अक्सर निधि के साथ भी साइकिल सिखाते हुए दिखता था।
इसलिए थोड़ा मदद की। मजाक किया था तूने? नाबालिग लड़की के लिए घर के नौकर से गंदी बातें करना तुझे मजाक लगता है? हमने कुछ नहीं किया साहब। निधि तो हमारे बहन जैसे साहब। वो लोग झूठ बोल रहे साहब। निधि के साथ जो हुआ वो हमने नहीं किया साहब। अगर ऐसे होता तो मेम साहब को सब कुछ बता देती साहब। बता देती, इसलिए तूने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया? नहीं नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। मोहल्ले की काम वालियों के पीछे क्यों पड़ा रहता था? साहब हम किसी के पीछे नहीं पड़ते साहब, हम तो उनकी मदद कर रहे थे साहब, उनको काम काज दिलाने में साहब। मदद कर रहा था? इसका ब्लड सैंपल, और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती उसे यही रखता। कुलदीप, आसपास पता करो सर। अच्छे से चेक करो। सर, रेणुका के पड़ोसियों ने बताया कि मीरा का यहाँ पर भी काफी आना जाना था और रेणुका के मकान मालिक से उसका पंजाब के कपूरथला का एड्रेस मिला है। पंजाब पुलिस से कांटेक्ट करो कि फैमिली को खबर कर दो ताकि हम मीरा की बॉडी उनको सौंप सकें। श्योर सर। ये आदमी काफी करीब लग रहा है मीरा के। सर, कहीं ये वही देशमुख तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? सर, तापसी जिस पेपर में काम करती है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि तापसी 7 फरवरी को फ्रांस चली गई, इसलिए उसका फोन बंद आ रहा है। 7 फरवरी को, और रेणुका का मर्डर हुआ था 9 फरवरी को। मतलब रेणुका के मर्डर से 2 दिन पहले तापसी फ्रांस चली गई थी। और सर, ऑफिस वालों ने हमें बताया कि तापसी फ्रांस में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कवर करने गई है। 4 दिन बाद मुंबई वापस आएगी। सर, मीरा का जो नंबर राहुल ने दिया था वो नंबर तो निर्मुक्ता पांडे के नाम पे रजिस्टर्ड है। निर्मुक्ता पांडे? हाँ सर, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से ये फोटो मिला है सर। फोटो तो मीरा का ही है लेकिन नाम है निर्मुक्ता पांडे। तो इसका असली नाम मीरा है या निर्मुक्ता पांडे? फोटो में तो काफी अलग दिखाई दे रही है ये मीरा उस निर्मुक्ता पांडे। अच्छा, इसका ये नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? सर, मलाड के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, मैंने मीरा के 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए लेकिन उसमें किसी भी देशमुख सरनेम वाले आदमी का कोई नंबर नहीं मिला। और सर, मीरा के कॉल रिकॉर्ड में कई ऐसे नंबर हैं जो फेक आईडी से लिए गए हैं। कुलदीप, तुम मलाड के उस एड्रेस पर जाओ जिस पर इस मीरा उर्फ निर्मुक्ता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। मैं तब तक रिद्धि से दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ। श्योर सर। रिद्धि बेटा, ये आपकी मम्मी है ना? अच्छा बेटा, इनका पूरा नाम मीरा है या निर्मुक्ता? मीरा। अच्छा बेटा, हमें ना आपकी मम्मी के साथ एक अंकल का फोटो मिला है। ये देखिए, तो आपकी मम्मी के साथ जो ये अंकल है, कौन है ये? आप जानती हैं इनको? राकेश अंकल। राकेश अंकल? मैं और मम्मी इनके साथ बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा बेटा, हमें ना
इनका नाम पता चल गया है। इनका नाम है रेणुका। और पता है, ये आपकी मम्मी की दोस्त थी। अच्छा बेटा, जब उस दिन आप इनके साथ थी तो क्या आपकी मम्मी भी थी वहां पर? हाँ कुलदीप सर, निर्मुक्ता ऑफ मीरा का फोन नंबर मलाड के जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो वहाँ 4 साल पहले तक किराए पे अकेली रहती थी। अकेले? हाँ सर, और तब रिद्धि भी उसके साथ रहती थी। लेकिन सर यहाँ आस पड़ोस में कोई भी देशमुख सरनेम वाले इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता है। कुलदीप, इस मीरा उर्फ निर्मुक्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और चेक करो इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई राकेश नाम का आदमी है क्या? रेणुका के घर में निर्मुक्ता का फोटो जिस आदमी के साथ हमें मिला, उस आदमी का नाम रिद्धि राकेश बता रही है। ओके सर। बस अब जल्दी से खाना खाएंगे और सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठना है ना। दादाजी मम्मी लखनऊ कब आएगी? मुझे उनकी बहुत याद आती है। अरे कभी नहीं आएगी वो, भूल जा कि तेरी कोई मम्मी भी थी। तो क्या बात करती हो तुम? कितनी बार बोला तुमको बच्ची से ऐसे बात मत किया करो। तो क्यों ना करूं? मेरा बस चले तो इसका गला दबा दूं और इसकी माँ का भी। बस, बुरी वो नहीं है, बुरी तुम हो। तुम्हारी वजह से घर उजड़ा है। उसने तो इस घर को बहुत संवारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी लगाई हुई आग थी जो ज्वालामुखी बनी। सर, रेणुका की सिर्फ एक जताया नहीं सर, और ना वो किसी निर्मुक्ता उर्फ मीरा या किसी तापसी को जानती है। रेणुका के बैकग्राउंड में कोई ऐसा एंगल नहीं है जो उसके मौत का मोटिव बन सके। सर, मीरा के कॉल रिकॉर्ड में एक राकेश ढोलकिया नाम के आदमी का नंबर मिला है। सर, ये वही राकेश है जो उस फोटो में निर्मुक्ता और मीरा के साथ था। पुणे का बिजनेसमैन है सर ये, मैंने मुंबई बुलवा लिया है सर। निर्मुक्ता ही उसका रियल नेम है। फैशन इंडस्ट्री में आने के बाद उसने अपना नाम शॉर्ट करके मीरा रख लिया था, पर सर उसके पीछे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था सर। आप काफी कुछ जानते हैं मीरा निर्मुक्ता के बारे में। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? सर, हमारी पहली मुलाकात 7-8 महीने पहले एक पेज 3 पार्टी में हुई थी। तब से हम दोस्त हैं। मैं, मीरा और उसकी बेटी रिद्धि एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे सर। आप दोनों के बीच कैसी दोस्ती थी? सर, हमारे थॉट्स मिलते थे। वो मुझसे अपने लाइफ की काफ़ी बातें शेयर करते थे सर। राहुल मेरी ज़िंदगी में आया तब मुझे ऐसा लगा जैसे अब फिर कभी मुझे पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे मुड़ के देखना भी क्यों है मेरा? तुमने हमेशा से आगे देखा है, अभी तुम आगे देखो। राहुल के साथ अगर तुम खुश नहीं हो तो उसे डिवोर्स दे देना। डिवोर्स? लेकिन राहुल ने हमसे बताया कि उसकी और मीरा की शादी नहीं हुई थी। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बेटी थी तो शादी तो हुई होगी ना सर। राहुल ने हमसे ये भी बताया कि देशमुख सरनेम वाला उसका कोई पति था, और रिद्धि ने भी हमें अपना पूरा नाम रिद्धि देशमुख बताया था। हाँ सर, पर इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ सर, ये रेणुका है, मेरा की दोस्त। सर, इसके मर्डर और रिद्धि के बारे में सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा किसी मुसीबत में तो नहीं सर। तो फिर आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सर, मैं तो पुणे में रहता हूँ। मैंने मीरा को फोन किया था पर उसका फोन लग नहीं रहा था, तो मैंने तापसी को मैसेज किया तो उसने बताया कि वो तो आउट ऑफ इंडिया है। आप तापसी को भी जानते हैं? हाँ सर, राहुल से अलग होने के बाद मीरा और रिद्धि तापसी के पास ही रहते थे। अच्छा, आपको रेणुका के मर्डर और मीरा के गायब होने के पीछे किसका हाथ लगता है? वो तो पता नहीं सर, पर कुछ महीने पहले बोरीवली में मीरा के ऊपर किसी ने गोली चलाकर उसको मारने की कोशिश की थी सर। मीरा पर किसने गोली चलाई थी तो उसने पुलिस से कंप्लेंट की थी? हाँ सर, मैंने उसको बोला था, पर वो काफी डरी हुई थी सर। कोई तो है जो मीरा और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक बार मैंने एक आदमी को मीरा के साथ झगड़ते हुए देखा था सर। मीरा ने कभी मुझे उस आदमी के बारे में कुछ बताया नहीं सर। रिद्धि भी आ गई। रिद्धि? अंकल, रो मत बेटा। मम्मा कहाँ पर है? मुझे मम्मा के पास जाना। हमने तब रेणुका की पहचान पता कर ली थी, लेकिन रिद्धि, रिद्धि की माँ और रिद्धि के पिता की सही पहचान कर पाना हाथों से उसके मर्डर का एंगल नजर नहीं आ रहा, और उस शख्स का भी हमें पता नहीं चल पा रहा था। मीरा को मारने की कोशिश की थी। रिद्धि का सरनेम देशमुख और रिद्धि की माँ के 2 नाम
मीरा और निर्मुक्ता की पहेली भी सुलझ नहीं रही थी। वहीं लगातार रिद्धि राकेश ढोलकिया के पास रहने की इच्छा जाहिर कर रही थी, इसलिए राकेश ढोलकिया को रिद्धि को अपने पास रखने की परमिशन दे दी गई। वहीं रिद्धि की मां के गायब होने की पहेली इस केस में 360 डिग्री का घुमाव लाने वाली थी। ठंडा करके क्यों रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस तुम इसलिए चली गई क्योंकि तुम मीरा के मर्डर में इन्वॉल्व हो? नो सर, आप ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकते मुझ पर। मीरा तुम्हारे साथ रह रही थी, मीरा की लाश तुम्हारे घर में मिली है, मीरा के साथ साथ रेणुका का भी मर्डर हुआ है और मीरा की बेटी रिद्धि को भी मारने की कोशिश हुई है और तुम। पर इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। जब मैं फ्रांस के लिए निकल रही थी तो रिद्धि और मीरा दोनों सही सलामत थे। मीरा का असली नाम मीरा नहीं, निर्मुक्ता पांडे था, ये बात तुम जानती थी? हाँ, मीरा ने अपना नाम बदल लिया था। उसका असली नाम निर्मुक्ता पांडे ही है। ये पांडे सर ने मीरा और निर्मुक्ता का उसके पति का था या फिर माता पिता का? माता पिता का नहीं था, उसके पहले पति मनोज पांडे का था और उसके डेथ के बाद ही वो मुंबई में आ गई थी। ये रिद्धि किसकी बेटी है? मीरा के दूसरे पति कौशल देशमुख की बेटी है वो। कौशल देशमुख मीरा का दूसरा पति था? हाँ, और रिद्धि कौशल की ही बेटी थी, लेकिन 2 साल पहले कौशल रिद्धि और मीरा दोनों को ही छोड़कर दुबई भाग गया था। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। सर, अभी मेरी मेड ने मुझे बताया रिद्धि को किसने किडनैप कर लिया सर। हाँ? सर, मैं किचन में काम कर रही थी, रिद्धि यहाँ पर खेल रही थी। अचानक वो आया और रिद्धि को उठाकर लेकर भाग गया। मैं पीछे पीछे गई, मैंने देखा उसको नीले रंग के वैन में बिठा के उसको लेकर गया। कौन था वो? उसे पहले भी कभी देखा है? ना साहब, पहले कभी नहीं देखा। क्या वो ये था? ये? हाँ साहब, हाँ साहब, यही था। आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सब स्कैन करो, वो ब्लू वैन जरूर कैप्चर हुई होगी। सब। सर, राकेश के घर के बाहर वो नीली वाली वैन एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, लेकिन उसका नंबर विजिबल नहीं था। वहां से हर डायरेक्शन में जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी चेक करो, कैसे भी करके उस ब्लू वैन को ट्रेस करने की कोशिश करो। मैं इस कौशल का लुकआउट नोटिस जारी करवाता हूं। ओके सर। सर, कौशल देशमुख 2 साल पहले तक यहीं रहता था, बाद में यहाँ का फ्लैट बेचकर दुबई चला गया। ये कौशल अपनी बीवी और बेटी के साथ यहाँ रहता था? हाँ सर, एक्चुअली उसके पहली बीवी के गुजरने के बाद उसने मीरा नाम की एक औरत से शादी किया था। मीरा कौशल की दूसरी बीवी थी? हाँ सर। और ये रिद्धि मीरा और कौशल की बेटी? नहीं सर, रिद्धि उसकी फर्स्ट वाइफ की बेटी है, मीरा उसकी सगी मां नहीं है। और सर, इन दोनों को छोड़कर कौशल दुबई भाग गया। जब कौशल दुबई भाग गया तब मीरा को पता चला कि कौशल ने ये फ्लैट ऑलरेडी बेच चुका। इस वजह से मीरा और रिद्धि रास्ते पे आ गए। सर, उसके बाद रिद्धि और मीरा कहाँ गए हमें नहीं पता। आखिरकार हमें पता चल गया कौशल देशमुख ही वो देशमुख था जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसको तापसी मेहता निर्मुक्ता उर्फ मीरा का दूसरा हमसफर बता रही थी। निर्मुक्ता का पहला हमसफर मनोज पांडे एक नया रहस्य था इस केस का, और उसका तीसरा हमसफर राहुल देव उसका आखिरी हमसफर नहीं था। और अभी तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए थे कि निर्मुक्ता के साथ वो शख्स कौन था जिसे राहुल और राकेश ने देखा था, और वो गोली चलाने वाला शख्स कौन था, और अब एक और शख्स इस केस को और भी ज्यादा उलझाने वाला था।
सर ये तो क्लियर है कि तापसी 7 फरवरी को फ्रांस गई थी। सर तापसी जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग के एंट्रेंस की 9 तारीख की सीसीटीवी फुटेज में मीरा इस बिल्डिंग में जाती हुई देखी गई है। ये देखिए सर, मीरा जब इस बिल्डिंग में गई रिद्धि उसके साथ नहीं थी और 9 फरवरी के बाद मीरा इस बिल्डिंग से बाहर आई ही नहीं। 9 तारीख को रेणुका का मर्डर हुआ और रिद्धि को मारने की कोशिश की गई। मतलब आर्य रोड पर 9 तारीख को जब रेणुका और रिद्धि के साथ ये कांड हुआ तभी मीरा का मर्डर हुआ। सर 9 फरवरी को सीसीटीवी में एक आदमी भी इस बिल्डिंग में जाते हुए कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर, बिल्डिंग में जाने के 15 मिनट बाद ये आदमी वापस आ गया। सर मैंने बिल्डिंग के गार्ड से इस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और बिल्डिंग के लोगों ने भी इस आदमी को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर आई एम श्योर मीरा का मर्डर इसी आदमी ने किया होगा। पहचानती हो कौन है ये? नहीं सर, लेकिन मुझे पूरा डाउट है कि ये राहुल का ही भेजा हुआ आदमी होगा, क्योंकि जब मीरा ने राहुल को छोड़ा तो उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। सर राहुल ने मीरा को लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रखा था कि वो लोगों को बता सके कि वो गे नहीं है, वो एक मर्द है। मीरा जब राहुल के साथ रिलेशन में आई उससे पहले से उसको पता था कि राहुल गे है? नहीं सर, शुरुआत में नहीं पता था, लेकिन जब ये बात पता चली तब भी मीरा ने उसका साथ निभाया। लेकिन राहुल बहुत ही गिरा हुआ इंसान निकला। मीरा मैंने बोला था ना तुझे, लेकिन नहीं, तूने सिर्फ और सिर्फ राहुल पे ही ट्रस्ट किया। मीरा की जिंदगी में कई मर्द हैं, तुम उन सबके बारे में जानती हो? उसके पहले पति मनोज पांडे से तो कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उसके डेथ के बाद ही वो मुंबई जब करियर बनाने आई तभी उससे पहली मुलाकात हुई थी मेरी। सर ये मेरे नए ब्राइडल वेयर डिजाइन। सर बस 2 मिनट सर, आई कैन इम्प्रेस यू। सर मैं डिजाइनर हूँ, ये मैंने अभी टाइम नहीं है। तुम्हारे डिजाइन अच्छे हैं, लेकिन ऐसे धक्के खाने से कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा मैम? स्टॉप कॉलिंग मी मैम, तापसी। तो कैसे होगा तापसी? किसी स्टैब्लिश फैशन डिजाइनर के अंदर काम करो, इससे तुम काम भी सीखोगी और तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे। फिर मैंने ही उसे उसका नाम बदलने का सजेशन दिया, निर्मुक्ता से मीरा रखवाया और उसे एक फेमस फैशन डिजाइनर के अंदर जॉब लगवाई। कौन? दिनेश मल्होत्रा? नहीं सर, दिनेश मल्होत्रा को तो उसने कौशल को छोड़ने के बाद ज्वाइन किया था, लेकिन क्या कौशल और क्या राहुल सब एक जैसे निकले सर। और उससे भी बेकार था उसका पति, उसका पहला पति मनोज पांडे। रोज उसकी मार सहती थी और उसके बारे में सोचकर ही सिहर जाती थी सर। अब गया ना वो मनोज, अगर मरने वाला अच्छा हो तो उसे याद करना भी ठीक है और उसके लिए रोना भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो ना तो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से मार देना चाहिए। आज तू भी एक काम कर, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से मार दे। ले आज तू ही शुरुआत कर, मार ले दो कूद। फिर वो मनोज पांडे को भूल गई, यहां काम करने लगी, तभी उसकी जिंदगी में कौशल आया। अरे बताएगी भी क्या? अरे छोड़, तुम आ तो सही। हम दोनों ही गुड न्यूज तुझे साथ में देना चाहते थे। मैं और कौशल शादी कर रहे हैं। फिर मीरा कौशल के साथ सेटल हो गई और उसकी बेटी को भी अपना ली। कौशल 2 साल बाद ही उसको और अपनी खुद की बेटी को डिच करके दुबई भाग गया। फिर भी रिद्धि को अपनी बेटी से कम नहीं समझा उसने कभी। फिर उसकी जिंदगी में राहुल आ गया, हर मोड़ पे धोखे खाए हैं उसने, और इस बार तो अपनी जान तक गंवा दी। तापसी मेहता ने निर्मुक्ता की जिंदगी का सिर्फ दूसरा अध्याय ही पढ़ा था, जबकि पहला अध्याय ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस शख्स को निर्मुक्ता के साथ राकेश और राहुल ने देखा था वो उसके इस पहले अध्याय से ताल्लुक रखता था। निर्मुक्ता का हत्यारा वो हुडेड टी शर्ट वाला ही था, लेकिन वो वहां क्यों और किस मोटिव से पहुंचा? अपने भाई को बोल के उसने मरवा दिया मेरे बेटे को। मेरा बस चलता तो मरवा देती निर्मुक्ता को। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? क्यों?
उसकी वजह से आपके बेटे की मौत हुई। गुस्सा तो आया होगा आपको। आपने किसी तरह से मुंबई में निर्मुक्ता को ढूंढा, किसी को सुपारी देकर उसका मर्डर करवा दिया। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम सब तो इतना सहते हुए भी पाल रहे हैं इसको, और वो मुंबई जाकर भूल गई इसको। देखिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। मानते हैं कि हमारे बेटे की मौत हुई, लेकिन आप मेरी बीवी की बातों पे मत जाइए। वो काला धब्बा था मेरी शख्सियत पे, बहुत मारता था निर्मुक्ता को, पर फिर भी वो निभाना चाहती थी उससे। वो नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। आपने क्या किया भैया? चुप कर, इस आदमी के लिए रोने का जरूरत नहीं है। बहुत मारता था ना तेरे को, हमने साला किस्सा ही खत्म कर दिया इसका। पापा, पुलिस को फोन कीजिए, भैया ने मार डाला मनोज जी को। सर, वो अगर बुरी होती तो अपने भाई के खिलाफ गवाही देती। सर, उसने तो इंसाफ के लिए अपने भाई को भी अंदर करवा दिया। सर, कौशल जिस वैन से रिद्धि को लेके गया, हमने कई सीसीटीवी चेक किए। वैन घोड़बंदर के डायरेक्शन में गई है, और सर फुटेज इसमें। सर ये देखिए, ये वैन है, लेकिन वैन का नंबर फेक है। घोड़बंदर के हर चेक नाके पे पूछताछ करो, शायद ये वैन किसी ने कहीं पर देखी हो। सर, निर्मुक्ता का भाई धीरज कुछ टाइम पहले पेरोल पे बाहर आया था, तब से लापता है वो। धीरज की कोई फोटो है तुम्हारे पास? सर, ये फोटो मुंबई भेजो और पता करो इसको वहां पर देखा गया है क्या, जहां पर मीरा उर्फ निर्मुक्ता का आना जाना था। मीरा और धीरज की फैमिली में और कौन कौन है? सर, निर्मुक्ता की एक विधवा माँ है, यहीं पास में ही रहती है। मेरी बेटी नहीं थी, वो हत्यारन थी निर्मुक्ता। पर निर्मुक्ता के पति मनोज पांडे को आपके बेटे धीरज ने मारा था। हाँ, मारा था, लेकिन उसके भले के लिए मारा था। अगर वो उसे नहीं मारता तो निर्मुक्ता का पति उसे मार देता, और उसने अपने भाई को ही जेल भिजवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरज ने बदला लेने के लिए निर्मुक्ता को मार डाला? कहाँ मिलेगा धीरज? मुझे नहीं पता। हाँ कुलदीप, कौशल की लीड मिली है सर, पता चल गया है कहाँ है वो। अभी लेकर आता हूँ थाने में सर। पकड़ो उसे। चलो गाड़ी में। क्या कर रहे? छोड़ो। बता दो, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता था साहब। नहीं मारा तो सामने क्यों नहीं आया था? वो 2 साल से कहाँ गायब था? अपनी बेटी को छोड़ के गया, तब उसकी फिक्र नहीं हुई? सर, फिक्र तो मुझे मेरी बेटी की भी थी और निर्मुक्ता की भी थी, लेकिन उसका भाई अगर मुझे काट के फेंक देता तो। उसका भाई? हाँ साहब, वो मेरे घर आता था और मेरी बीवी से पैसे लेके चला जाता था साहब। क्या करे भाई? जब तुम्हारी वजह से हम जेल गए हैं ना, तुम इतना पैसा कमा रही हो तो हमको भी तो चाहिए ना थोड़ा। हट, हट, ए हट। अरे ये क्या हो रहा है? काय को? रक्षाबंधन मना रहे हैं जीजा जी। हमारी बहन है ना, उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी हम लिए, और अगर तुमने कुछ भी कहा ना, काट के रख देंगे। काट के रख देंगे मतलब? एक्सपीरियंस है, पहले भी एक को। फिर पता चला कि उसने मीरा के पहले पति को भी मार दिया था। मैं बहुत डर गया था साहब। मैं तो मीरा से शादी करके दुबई में सेटल होना चाहता था, मुझे वहां नौकरी भी मिली थी, लेकिन वो वहां आना नहीं चाहती थी। कौशल, मैं चाहती हूँ कि तुम दुबई जाकर ये जॉब ज़रूर करो, जैसा तुम भी चाहते हो, लेकिन मैं अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकती। मैं तो निर्मुक्ता से शादी करके उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था, ताकि वो मेरी बेटी का ख्याल रख सके। रिद्धि मीरा को माँ मानने लगी थी साहब, इसलिए मैंने उन दोनों को अकेला छोड़ के मैं दुबई चला गया साहब। चला गया, वो भी घर बेचकर, और उन दोनों को बेघर कर दिया। लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं साहब। नहीं बोलेगा ऐसे तुम्हें। सर, ये वही धीरज है जिसके बारे में राकेश ने भी हमें बताया था, और राहुल ने भी हमें इसी धीरज के बारे में बताया था, जो मीरा से मिलने उसके घर जाता था। हो सकता है राहुल ने मीरा को मरवाने के लिए धीरज का इस्तेमाल किया हो। राहुल को उठा के लेके आओ। सर, देखिए सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
मैंने कोई क्राइम नहीं किया सर। मैं मानता हूँ सर वो मेरे घर आता था, वो मीरा का भाई है, मैं नहीं जानता था क्योंकि मीरा ने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया उसके बारे में। तो वो तेरे से मिलने क्यों आता था? दरअसल सर मीरा मुझे छोड़कर चली गई थी, बस वो पूछने आता था कि वो कहाँ चली गई है। इस केस में अब तक जितने भी सस्पेक्ट हमारे सामने आए थे उन सबके पास, और सवाल ये भी था सर तापसी की बिल्डिंग जिस एरिया में, वहाँ के डंप डाटा से मैंने ऐसे कई सारे नंबर आइडेंटिफाई किए जो उस कद काठी के हैं जिस कद काठी का आदमी तापसी के बिल्डिंग में हुडेड टी शर्ट पहन के गया था। इन सब की बैकग्राउंड चेक करो, देखो इनकी बैकग्राउंड में कुछ सस्पिशन मिलता है क्या? सर पता चला है कि निर्मुक्ता और मीरा ने कुछ टाइम पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी मीरा फैशन के नाम से, और उसका एक करंट अकाउंट नंबर भी सामने आया सर, जिसमें 25 लाख का बिजनेस लोन अमाउंट भी ट्रांसफर हुआ था। और सर ये भी पता चला है कि मीरा ने अपनी कंपनी में रेणुका को 25% का पार्टनर बनाया था। लेकिन इस सबसे उनके मर्डर का क्या कनेक्शन है? सर एक्चुअली मैंने मल्होत्रा के यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से बात की। पहले तो वो बताने से डर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये बताया कि मीरा भी उन लोगों को अपने काम से जोड़ना चाहती थी, लेकिन इस बात से मल्होत्रा को प्रॉब्लम थी। इस मल्होत्रा के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन सर पता चला है कि मल्होत्रा के पास एक लाइसेंसी गन है, और राकेश ने बताया था कि कुछ टाइम पहले मीरा पर एक बार गोली चलाई गई थी। इस मल्होत्रा से फिर से मिलते हैं। क्या बात है सर, आप मेरी गन के बारे में ये सब दिखाइए हमें जल्दी। सर पर दिखाइए। जी एक मिनट सर। लाइसेंस के हिसाब से आपको 4 गोलियां इशू हुई और ये 3 है, एक कम है, कहाँ यूज की? सर मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई और मैंने पहले मीरा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, अब मैंने कुछ नहीं किया। क्या पता क्या हो, तेरे से बर्दाश्त भी हुआ हो कि मीरा तुझे तेरे बिजनेस में टक्कर दे। सर एक्चुअली मेरे एरिया के एक लोकल गुंडा है दीनू, उसको पैसों का लालच देके मेरी ही गन से मीरा को मारने के लिए बोला था। कैसा है? कम, लेट्स गो। लेकिन उस समय उसका निशाना चूक गया था सर, मेरे यकीन मानिए सर, अब मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब मैंने पिछली बार कोशिश की थी साहब, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। पक्का? जी साहब। साहब मागासम साहब सच बोल रहा हूँ। सर हमने दिनेश मल्होत्रा और दीनू दोनों को बहुत तोड़ा, लेकिन वो लोग अभी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने मीरा को बस एक बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम रही। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया। धीरज का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। सर मैंने चेक किया, मीरा के उस 25 लाख रुपए के लोन का गारंटर राकेश ढोलकिया था। लेकिन हमसे उसने ये बात नहीं बताई कि मीरा अपना खुद का बिजनेस करने वाली थी। ये बात उसने हमसे क्यों छुपाई होगी? सर एक बात और पता चली है, राकेश ने कुछ दिन पहले अपने अकाउंटेंट विनय के नाम भी 10 लाख रुपए का चेक इशू किया था। सर पता चला है कि उस अकाउंटेंट विनय का मकान गिरवी था, जो उसने 10 लाख रुपए देकर छुड़वाया था। ये उसका फोटो है सर। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा और मेरे रिश्ते का ये अंत होगा। राहुल को छोड़ने के बाद वो मुझे अपना हमदर्द समझने लगी थी। मैं भी उसके प्यार में उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहता था। मैंने उसको लोन ही नहीं दिलवाया, बल्कि उसकी बुटीक में भी मैंने बहुत सारे पैसे लगाए, और उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारा बिजनेस अब तो सेट है सुंदर। तुम्हारे बुटीक के इनॉग्रेशन से पहले मैं सोच रहा था कि हम दोनों सगाई कर लेते हैं। सगाई कर लेते हैं हम दोनों। राकेश, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं सगाई शादी जैसी चीजों के लिए बनी हूँ। मीठा जहर थी वो औरत, ना छोड़ते बनती थी ना पकड़े। अगर वो मेरी लाइफ में रहती थी ना तो मैं बर्बाद हो जाता। तभी मैंने फैसला कर लिया कि उसे मार दूंगा मैं। फिर एक दिन उस पर अटैक हुआ, मैं था वहां पर। फिर मैंने अपने अकाउंटेंट विनय को अपने साथ लिया। विनय ने एक फेक आईडी ली और मीरा को फोन करने लगा।
नहीं, रॉन्ग नंबर है। ताकि जब आपको मीरा की लाश मिले तो आप उन कॉल्स के राज सुलझाने में उलझ जाओ। फिर उस दिन विनय वहां गया। अरे विनय, तुम यहाँ? राकेश जी ने भेजा था, कुछ काम था। अच्छा। तो फिर रेणुका का मर्डर क्यों किया? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो बलि का बकरा बन गई। रेणुका ने मुझे देख लिया सर। तो देख क्या रहा है, उसे भी खत्म करना। हाय। हाय। तुम यहाँ रेणुका? मीरा मैम मुझे मार्केट में मिली थी, उन्हें कहीं मीटिंग के लिए जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रिद्धि को यहाँ छोड़ दूँ। पर डोर तो लॉक है। पर उन्होंने तो अभी बुलाया था मुझे। मेरी मीरा मैम से फोन पे बात हो गई है, उन्होंने मुझे पीछे वाली रोड आर्य रोड पे बुलाया। अब मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं वही जा रहा हूँ। जब मैंने उसे जिंदा देखा तो हैरान हो गया था। रिद्धि का मौत के मुंह से बाहर निकलकर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मनोज, राकेश, राहुल और कौशल, निर्मुक्ता के इन 4 हमसफरों के अलावा निर्मुक्ता की इस बदहाली के लिए निर्मुक्ता का भाई धीरज भी जिम्मेदार था। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।